हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दिन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 04 लेसन 5 उत्तर भारत में 7वीं से 12वीं ईसा के दौरान प्रारंभिक राजनीतिक पद्धतियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये जो टाइम पीरियड था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतिहासकार इस पूरे टाइम पीरियड को अंधकार युग के तौर पर देखते हैं। कारण क्या है कि इससे पहले का जो समय था उस समय मौर्य काल चल रहा था। ठीक है, गुप्त वंश आए, कुषाण वंश आए, शंकु वंश आए, चोर चेर पांड्यन वंश आए, चालुक्य वंश आए। तो इन सब टाइम पीरियड में क्या था, एक तरह से भारत को जोड़ कर रखा गया। ठीक है, अपनी सीमाओं को फैलाया गया और उनकी जो राजनीतिक पद्धति थी या फिर उनके जो राज्य के अंदर में जो कार्य किए गए वो बहुत विशेष थे, जिसके कारण से भारत का विकास हुआ। ठीक है, उनकी अपनी अपनी राजधानी बनी और उसके हिसाब से भारत ने विकास किया, बहुत ज़्यादा तरक्की करी। पर उसके बाद से ही, मौर्य वंश के बाद से ही देखा जाता है कि अंधकार युग का शुरुआत हो जाता है, जहां पर एक वंश ने राज नहीं कर पाया और भारत की जो शक्ति थी वो टूटती चली गई और कम होती चली गई। आप भारत की सीमाएं देखोगे तो पहले जो भारत की सीमाएं थी वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान सबको लगती हुई जाती थी। ठीक है, ईरान और गांधार, तजाकिस्तान तक की सीमाएं पूरी टच होती थी। ठीक है, चीन वीन सब उसी के अंदर में आते थे। ठीक है, तो आज की जो भारत देखोगे वो धीरे धीरे कमजोर होते हुए छोटा सा बचा हुआ है। ठीक है, नहीं तो पहले अगर भारत की देखोगे तो बहुत बड़ा भारत था मौर्य काल के दौरान के अंदर में। ठीक है, तो इस तरह से पूरी चीज़ें चलती हैं। तो आज के इस चैप्टर के अंदर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बुक में दिए गए हैं उसको हम जानेंगे। कुछ बेसिक चीज़ें जो 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के दौरान में घटना घटित हुई उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उससे पहले का जो इतिहास था उसको थोड़ा सा समझेंगे। तो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का चैप्टर। सबसे पहले दोस्तों थोड़ा सा बेसिक डिटेल इस लेसन के बारे में जाने। तो इस लेसन के अंदर में हम जो मध्यकालीन राजनीतिक पद्धतियां थी 7वीं से लेकर 12वीं ईसा की तो उस समय के बारे में हम बात करेंगे कि 7वीं और 12वीं जो शताब्दी के बीच में जो घटना घटित हुई वो कौन कौन सी थी, क्या क्या नए वंश आए, क्या क्या राजनीतिक पद्धति रही उनकी, क्या नई व्यवस्था रही, उसके बारे में हम समझेंगे। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखें दोस्तों तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बुक के बनते हैं। ठीक है, जिसका मैंने स्लाइड भी यहाँ पे लगा रखा है। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन बन जाता है प्रारंभिक राजनीतिक पद्धति को लेकर कि क्या दृष्टिकोण है लोगों की। ठीक है, कि जो मतलब स्टार्टिंग का मध्यकाल की जो दृष्टिकोण मतलब राजनीतिक पद्धति रही उसको क्या मानना है, उसको लेकर लोगों का क्या मानना है। लोगों मतलब क्या, इतिहासकारों का। ठीक है, और राजपूत के शासन काल के दौरान में कौन कौन सी राज्य संरचना उभरी, किस प्रकार की राज्य संरचना प्रक्रिया थी, उसके बारे में दूसरा क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट में। और तीसरा सामंत व्यवस्था को लेकर जो विद्वानों का क्या मानना था, उनका समकक्ष विचार क्या था, उसको लेकर यहाँ पे 3 क्वेश्चन ये बनते हैं इंपॉर्टेंट में दोस्तों। साथ साथ में दोस्तों जो आपको पढ़ना है यहाँ पे, जो यहाँ पे 3 वंश आए। ठीक है, यहाँ पे प्रमुख राजनीतिक जो शक्तियां उभर कर आई थी 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के अंदर में, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के बारे में हम यहाँ पे भी जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो चैप्टर है पूरा ये लेक्चर बेस पे चैप्टर है। ठीक है, तो आप एमए के स्टूडेंट हो, इतना कर सकते हो। अगर फिर भी कहीं पे आपको कन्फ्यूजन होता है, कहीं पे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, नहीं तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको वहाँ पे चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो मैं डालूँ आपको टाइम से अपडेट मिले और आप उसको देख पाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। सबसे पहले हमने प्लेन पेपर ले लिया है। ठीक है, जहाँ पे हम सारे चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम किस टाइम पीरियड के बारे में बात करने वाले हैं, तो हम बात करें 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी ईसा की। अब देखो 7वीं शताब्दी से पहले की जो टाइम पीरियड था उसके बारे में हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य चल रहा था। ठीक है, मौर्य काल का पतन हुआ। मौर्य काल के पतन के बाद ही जो इतिहासकार थे उसको अंधकार युग मानते हैं। रीजन क्या था अंधकार युग मानने का, कि एक स्टेबिलिटी भारत के अंदर में नहीं मिल रही थी, जो एक राजा के राज नहीं चल रहा था, अलग अलग राजा आ रहे थे, अलग अलग राजा जा रहे थे, इस तरह से पूरा प्रक्रिया चल रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, मौर्य काल आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है, मौर्य काल मतलब पतन हुआ। अब उसके बाद में अलग अलग राजा आए। कौन कौन से राजा आए, तो कुषाण वंश आया, शंकु वंश आया। ठीक है, गुप्त काल शुरू हुआ अपना। ठीक है, गुप्ताब्दर्श जिसे हम बोलते हैं, गुप्त काल शुरू हुआ। उसके बाद में अगर आप दक्षिण भारत में देखो तो वहाँ पे चेर, चोल, पांड्यन, ठीक है, चालुक्य, ये सारे वंश आए और वो अपना शासन चला रहे थे। ठीक है, तो अब इनके शासन के दौरान में ही इन्होंने क्या किया, सामंत व्यवस्था का शुरुआत किया। ठीक है, जैसे मौर्य काल के दौरान में क्या था, जनपद हुआ करते थे। ठीक है, जिन्हें हम महाजनपद, 16 जनपद जो मौर्य काल के दौरान में बनाए गए थे, 16 जनपद थे। ठीक है, और वो जैसे ही मौर्य काल पतन हुआ तो उन्होंने क्या किया, उन जनपदों ने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। वो एक तरह का उस समय पे उन्हें जनपद कहा जाता था, और जब ये चालुक्य वंश थे, चोर चेर पांड्यन वंश थे, तो उस समय पे इनको सामंत कहा जाता था।
अब सामंत होता क्या है, इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सामंत एक इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि जैसे मान लो मैं राजा हूं, ठीक है, ये मेरी पूरी सीमा है और आप यहाँ पर रहते हो, ठीक है, ये मेरी पूरी राज्य की बाउंड्री है, आप यहाँ पे रहते हो, मैं यहाँ पे राज करता हूँ। अगर मान लो आप यहाँ पे रहते हो, मुझे लगा भैया ये आदमी बड़ा अच्छा है और ये मेरा काम कर सकता है, बहुत पावरफुल भी है, शक्तिशाली भी, लोग इसकी बात मानते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे भूमि दान दे दिया, आपको सामंत दे दिया। ठीक है, सामंत मतलब एक ऐसा भूमि का टुकड़ा, ठीक है, मैंने आपको दे दिया भैया आज से आप इस भूमि के टुकड़े के मालिक हो, आप इसके सामंत हो। तो आपका काम क्या है कि इस भूमि के टुकड़े पे जितने भी खेत आते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, आप उनसे क्या करोगे, टैक्स वसूल करोगे, अपना खुद का एक सैनिक रखोगे, ठीक है, घोड़े पालोगे, हथियार रखोगे, सब कुछ रखोगे, ठीक है। अब वो टैक्स को मुझे पे करोगे कुछ, ठीक है। अब उसके बदले में क्या दे रहा हूं मैं आपको मैंने भूमि पर अधिकार दिया, ठीक है, आपको रहने के लिए सैनिक वैनिक सब कुछ दिया, तो ये सारा कुछ रहेगा। और आपको अब काम क्या है कि आप मेरे जब गए कभी युद्ध होगा, कहीं कुछ होगा, तो आप अपने सैनिकों को मुझे भेजोगे लड़ने के लिए। अब इससे मेरा क्या फायदा हुआ, इससे मेरा फायदा क्या हुआ कि एक तो मुझे सैनिक का रख रखाव का खर्चा मेरा खत्म हो गया, सैनिक पालने की टेंशन खत्म हो गई मेरी, ठीक है, मेरी सीमा सुरक्षित है या नहीं है इसका टेंशन खत्म हो गया, क्योंकि इस जगह पे ये बंदा है और ये देख लेगा आगे इधर से आने वाले दुश्मनों को, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने सामंत व्यवस्था की शुरुआत कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नए वंश उभरते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत में आपका राष्ट्रकूट उभरता है, ठीक है, यहीं पर आपका पाल वंश जो पश्चिम बंगाल के साइड में पाल वंश उभरता है, और गुजरात राजस्थान के साइड में प्रतिहार गुज्जर प्रतिहार वंश उभरते हैं। गुज्जर प्रतिहार वंश से ही आगे चलकर राजपूत जो है, राजपूत शब्द, ठीक है, राजपूत वंश का शुरुआत हो जाएगा, अलग अलग राजपूत आएंगे यहाँ पे राज करने के लिए, ठीक है, ये चीजें चलेंगी। जैसे कि अब कई सारे जो इतिहासकार हैं वो राजपूतों को विदेशी मानते हैं, ठीक है, आर्यों को विदेशी मानते हैं, वो कहते हैं कि विदेश से ये आए थे, ठीक है। अब अलग अलग इस चीज को लेकर मतभेद है, सभी लोगों के अंदर में अपना अलग अलग विचार है। अब हम लेसन पे वापस से आते हैं, बैक करते हैं वहां पे। तो अब यहाँ पे 3 वंश उभर के आ गए, कौन कौन से, तो यहाँ पे पाल वंश इधर आ गया, राष्ट्रकूट इधर आ गया दक्षिण भारत में, और गुजरात और राजस्थान की तरफ में आपका आ गया गुज्जर प्रतिहार वंश, ठीक है। यहाँ पे प्रतिहार कह लो या गुज्जर प्रतिहार कह लो, बात एक ही है। अब देखो ये थे किसके, कौन थे ये, तो ये चालुक्य के सामंत थे, जो चालुक्य वंश था दक्षिण भारत के अंदर में उसके सामंत थे। अब ये उभर कर आए क्यों, तो जब चालुक्य कमजोर होने लगा, और यहाँ पे उत्तर भारत में एक राजा था हर्ष, जिसे हम बोलते हैं हर्ष, जिसके बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए तो हम हर्षचरित पढ़ते हैं। और हर्षचरित किसने लिखा, तो बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखा। तो हर्षचरित जो था, हर्षचरित के अंदर में ये बताया गया है कि हर्ष जब कमजोर हुआ, हर्ष का जब मृत्यु हुई, हर्ष का जब साम्राज्य खत्म हुआ, तो उसके बाद जो ये राजा थे, जो सामंत थे, छोटे छोटे थे, राष्ट्रकूट भी, पाल भी और प्रतिहार भी छोटे छोटे थे, ठीक है, इनका नामो निशान नहीं था। पर जब हर्ष खत्म हुआ तो हर्ष की राजधानी थी कन्नौज, ठीक है। अब कन्नौज पे राज करने के लिए, कन्नौज पे कब्जा करने के लिए तीनों ने अपनी शक्ति बढ़ाई, और इस कारण से हम इन तीनों वंश के बारे में पढ़ते हैं। और ये तीनों किसके सामंत थे, तो चालुक्य के सामंत थे, ठीक है। समझ में आता होगा आपको, बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी। इनको मैं एक एक को ना, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट को कभी डिटेल में मैं आपको एक एक वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा, जिससे आपके इसके कौन राजा था, कैसे आया, कौन सी शताब्दी में आया, ठीक है, इसके बारे में आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके बुक में ये भी बताया जाता है इन तीनों वंश को लेकर कि ये लक्ष्मण, कर्ण, ठीक है, इंद्रदेव के वंशज थे, इंद्रदेव के इनके मतलब वो रहे होंगे, इनके खानदान के रहे होंगे, ठीक है, ये आर्य। क्योंकि जैसे आप देखोगे, कभी भी आप रामायण पढ़ा होगा, आपने रामायण सुना होगा, देखा होगा, तो कहते हैं ना कि सूर्यवंशी थे, वो राजपूत थे, ठीक है, सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी थे, ऐसा करके आपने कई बार देखा होगा, ठीक है, रघुवंशी थे। तो ये सारे उन्हीं के वंशज के माने जाते हैं, राजपूतों को भी उसी तरह से देखा जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, समझ में आता है दोस्तों। अब हम लेसन के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा लेसन के बारे में जानते हैं। तो हमारा 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन कौन कौन से, मैंने आपको यहाँ पे बेसिक चीजें बता दिया कि कौन कौन से 3 क्वेश्चन हैं। अब एक एक क्वेश्चन को हम समझते हैं डिटेल में, ठीक है। यहाँ पे पहला आ जाता है प्रारंभिक मध्यकाल की राजनीतिक पद्धतियों का अध्ययन से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोण। यहाँ पे हम अलग अलग विचारधाराओं को समझेंगे कि किस विचारधारा के अंतर्गत में राजनीतिक पद्धति क्या थी। आप पहले वाले की अगर बात करें तो यहाँ पे जो जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो 3 भागों में बांटते हैं कि प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अगर एक भी इतिहासकार से पूछो भैया इतिहास कितने पार्ट में पढ़ते हैं, तो इतिहास को आसानी से समझने के लिए इतिहासकार ने क्या किया, 3 पार्टों में बांट दिया कि भैया पहला वाला जो आप पढ़ते हो वो प्राचीन काल है या आरंभिक काल है,
या प्रारंभिक काल है, ठीक है, जिसके कारण से आपको एक सेपरेट हो गया कि भैया ये आरंभिक काल हो गया। दूसरा हो गया मध्य काल, भैया मिडाइवल, ये बीच वाला जो टाइम पीरियड है वो। तीसरा हो गया आधुनिक काल, भैया जो अभी चल रहा है वो आधुनिक काल हो गया। पर अगर आप भारत की राजनीतिक पद्धति के दौरान में आप देखो जो इतिहास को, तो इसको 3 पार्ट में अलग तरीके से बांटा जाता है। पहला आ जाता है हिंदू या फिर आर्य काल के तौर पे देखा जाता है, जहां पर हिंदू जो राजा थे उनका उत्पत्ति होता है, जहां पे सिर्फ हिंदू राजाओं ने राज किया, चाहे मौर्य साम्राज्य हो, चाहे चोल हो, पांड्यन हो, चाहे कोई सा भी आया हो, वो हिंदू राजा देखने के लिए मिलता है। दूसरा देखोगे तो यहाँ पे जिसे हम सल्तनत युग के तौर पर देखते हैं, मुस्लिम राज्य आते हैं, ठीक है, जहां पे मुगल काल का शुरुआत होता है, तो दूसरा मुगल पद्धति के तौर पर हम देखते हैं, सल्तनत युग कहते हैं, सल्तनत युग, ठीक है। तीसरा जो आता है हमारा गुलामी वाला काल आ जाता है, जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर राज करती है। तो ये भारत की जो मध्यकाल की राजनीतिक पद्धति का सबसे पहला स्टेप के तौर पर ये हम देखते हैं। सबसे पहले आप बताओगे भैया कि भारत की राजनीतिक पद्धति में क्या हो जाता है कि 3 पार्टों में बांटा जाता है, जहां पर हिंदू आर्य प्रथम पार्ट में आते हैं, द्वितीय पार्ट में आ जाता है हमारा सल्तनत युग, मौर्य काल जिसके अंदर में हम पढ़ते हैं, मुगल काल पढ़ते हैं जिसके अंदर में, और तीसरा आ जाता है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे हम गुलामी काल के तौर पर हम देखते हैं, ठीक है। ये समझ में आता है, थोड़ा सा एक सिंपल सा डेफिनेशन के तौर पे आ जाते हैं। अगर हम बात करें कि भैया इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता कैसे चला, किन विचारकों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डी कोसाम्बी एक नाम आप याद रख लेना, RS शर्मा, ठीक है, BNS यादव, ये जो आपके बुक के अंदर में ये विचारकों इतिहासकारों ने इनके ऊपर में वर्णन किया है, ठीक है। यहाँ पे इनके दृष्टिकोण को हम पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि राजनीतिक पद्धति की आप बात करते हो तो यहाँ पे एक सामंती व्यवस्था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सामंती व्यवस्था की जो राजनीतिक पद्धति थी उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बोलते हैं। रीज़न क्या है कि मौर्य काल में जो जनपद हुआ करते थे, जैसे मौर्य काल का पतन हुआ तो वो अपने आप को स्वतंत्र करने लगे, जनपद थे वो, ठीक है, अपने आप को स्वतंत्र करने लगे। वही जनपद आगे चल के सामंत बन जाता है, ठीक है, सामंत दिया जाता था लोगों को, ठीक है। आपने बाजीराव मूवी देखी होगी, बाजीराव मस्तानी, ठीक है, याद है रणवीर सिंह की बाजीराव मस्तानी, सॉरी। तो बाजीराव मस्तानी में भी क्या आपने देखा होगा कि रणवीर सिंह को एक पूरा उनका वो दिया जाता है कुंबा कि भैया आज से आप इसके ऊपर टैक्स वसूल करोगे। उनके पिता की मृत्यु के बाद पूछा जाता है कि कौन इस सामंत को संभालेगा। तो सेम इसी व्यवस्था के थ्रू यहाँ पे भी वर्क होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सामंती व्यवस्था की खासियत क्या थी, क्यों सामंत दिए जाते थे, मैंने तो आपको अभी एग्जांपल में समझाया कि सामंत क्यों दिए जाते थे, क्या कारण था, पर यहाँ पे बुक के अंदर में आपके क्या दे रखा है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे मेन क्या था कि मौर्य राज्य की एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी, जहां पे सब कुछ एक सेंट्रलाइज था, ठीक है, सभी कुछ सारा कुछ एक जगह बंधा हुआ था, जहां पे एक राजा, आपको भले ही मैंने 16 जनपद बना दिया, 16 अलग अलग राजा बना दिया है, पर फिर भी सभी राजाओं का राजा मैं हूं, मेरी बात ही मानी जाएगी। ये एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी मौर्य काल के दौरान में, ठीक है। मुद्रा या फिर नकदी अर्थव्यवस्था पर आधारित थी और अर्थव्यवस्था को विकास करने के लिए भी ना इस तरह के 16 महाजनपद बनाए गए। अब देखो, मान लो मेरा पूरा भारत बड़ा सा है, ठीक है, मेरा पूरा इतना बड़ा क्षेत्र है, अब मैं सब जगह जाके तो राज करूंगा नहीं, सब जगह को तो मैं कंट्रोल कर नहीं सकता, बहुत दिक्कत वाली बात है। तो मैंने क्या किया भैया, 16 राजा बना दिया। अब वो अपने अपने राज्य में अलग अलग हिसाब से कंट्रोल कर रहा है, अलग अलग हिसाब से टैक्स वसूल कर रहा है, ठीक है। टैक्स की नीति मैं नहीं बनाया कि भैया इतना टैक्स वसूल करना है, इतना राजस्व वसूल करना है, वो वसूल करके मुझे लाके दे रहा है, तो मेरा काम आसान हो गया। तो इसके कारण से भी सामंती व्यवस्था को हम देखते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट में हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे तो एकीकृत साम्राज्य का गठन नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण से ये प्राचीन भारत का अस्थिरता पैदा हो रही थी, जिसके कारण से ये सामंत व्यवस्था को लाया गया। अब देखो, बड़ा राज्य है, बड़ा राज्य को आप संभाल नहीं पा रहे, तो भैया क्या हुआ, आप कमजोर हो गए तो वो अपने आप को ही स्वतंत्र कर लेंगे। तो इसके कारण से हमने क्या किया, सामंत बना दिया कि भैया मैं तुम्हारे ऊपर हेड हूं, पर सारा पावर तुम्हारे पास है, तुम इधर राज करो, तुम इधर राज करो, तुम इधर राज करो, तो तुम इधर राज करो। इस तरह से हमने बांट दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये प्रक्रिया चलने लगी। आगे बात करोगे दोस्तों कि ये सारा कुछ तो चल ही रहा था। मध्यकाल के दौरान में सल्तनत युग का शुरुआत होता है, ठीक है, जिसके विश्लेषण करें हम, भारतीय सामंत व्यवस्था के दृष्टिकोण से विश्लेषण करें तो इसकी क्या खासियत थी, क्या विशेषता थी सामंत व्यवस्था की, इसकी बात करें। इस पूरे लेसन में मेन है सामंत व्यवस्था के ऊपर में पढ़ना दोस्तों। रीजन क्या है कि जो पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश है वो भी एक सामंती थे, इसके कारण से आप पूरे सामंत व्यवस्था के बारे में ही पढ़ने वाले हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें दोस्तों तो राजनीतिक व्यवस्था का विखंडन हुआ,
ठीक है, जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो अलग अलग तरह की राजनीतिक व्यवस्था, उसका विखंडन हुआ। ठीक है, जहाँ पे अलग अलग उपाधि दी जाने लगी, जहाँ पे सामंत, महासामंत और अर्ध स्वतंत्र शासकों के तौर पर जाना जाने लगा। ठीक है, अर्ध स्वतंत्र मतलब आधी राजा के अंडर में वर्क करेगा और आधा आज़ाद है वो अपने हिसाब से, ये किया जाने लगा। भू संपत्ति वाले समूहों का उदय हुआ, जिनकी जमीन, छोटी छोटी जमीन थी, वो अपने आप को सामंत घोषित करने लगे। जिनका थोड़ा सा भी जमीन का टुकड़ा बड़ा था, वो अपने आप को सामंत घोषित करने लगे। इस तरह की व्यवस्था उत्पत्ति हुई, जिसके कारण से ही अंधकार युग ये सारा कुछ कहा जाता है कि भैया जब तक मौर्य काल था सारा कुछ एक राजा के अंदर में होता था, उसके बाद में सारा कुछ पतन होता चला गया। ठीक है, किसानों का शोषण शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था, व्यापार, शहरीकरण कमजोर हुआ। ठीक है, जातीय बहुलता बढ़ी। ठीक है, अब अलग अलग जाति के बेसिस पे वो सामंत बनने लगे। ठीक है, स्तरीकरण, समाज के अंदर में भीतरी स्तर जो हुआ कमजोर होता चला गया। ठीक है, विचारधारा और संस्कृति सामंती व्यवस्था के रूप में बंटवारा होने लगा। ठीक है, बंटने लगा। ये सारा कुछ आप इसके अंदर में बताओगे। इस चैप्टर का अगर देखोगे दोस्तों तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट कई बार क्या होता है कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी बोरिंग सा लगने लग जाता है, क्योंकि वो लंबा बहुत खींच देता है। तो आपके एमए हिस्ट्री के अंदर में बहुत सारे ज़्यादा चैप्टर जो है लंबा लंबा खींचा हुआ है, जो जितना पॉइंट टू पॉइंट अगर बताया जाए, जिस हिसाब से मैंने आपको 15 मिनट की वीडियो ऑलमोस्ट बन गई है, मैंने जितना बताया आपको, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से इजी हो जाता है। पर इसमें आपकी बुक अगर पढ़ोगे ना तो सारा आपको ऊपर से जा रहा होगा, अगर आपने ध्यान से पहले की बेसिक चीज़ें नहीं क्लियर होंगी तो। ठीक है, अगर आपको पहले से पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के बारे में नहीं पता होगा तो आपको दिक्कत होगा, सामंत व्यवस्था के बारे में नहीं पता होगा तो आपको दिक्कत होगा पढ़ने में। ठीक है, तो अगर जब आप पढ़ रहे हो तो पहले से थोड़ा बहुत ये चीज़ें जानकर भी रखो, जिससे आपको आसानी हो इसको समझने में, पढ़ने में। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों कि अब राजपूत वंशों की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं कि भैया राजपूत शासनकाल के दौरान में जो उभरी राज्य संरचना प्रक्रिया थी वो क्या थी, ठीक है, किस प्रकार की थी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं भैया कि राजस्थान और गुजरात के तौर पर, ठीक है, मालवा के जो क्षेत्र में, ठीक है, राजस्थान, गुजरात और मालवा जो क्षेत्र था, इस तरफ में पूरा राजपूत वंशों का शुरुआत हुआ। राजपूत वंश थे कौन? तो भैया ये भी एक सामंत थे। ठीक है, ये भी एक सामंत थे। सामंत व्यवस्था के अंतर्गत ही इनकी उत्पत्ति हुई। किस प्रकार से उत्पत्ति हुई? तो भूमि दान और अनुदान, जो भी भूमि दान दिए जाते थे राजाओं के द्वारा, ठीक है, उनके थ्रू ये उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये सामंत व्यवस्था बना। अब यहीं से जो भूमि दान की प्रक्रिया है वो भी हम देखने के लिए देखते हैं। ठीक है, राजपूतों द्वारा जो भूमि दान की जाती थी वो सिर्फ मतलब ब्राह्मण या फिर पहले स्टार्टिंग में तो सिर्फ ब्राह्मणों को किया जाता, गैर ब्राह्मणों को भूमिदान नहीं दिया जाता था। पर समय के साथ साथ क्या हुआ कि वो अपने अधिकारियों को भी भूमिदान देने लगे। ठीक है, और राजपूत वंश का पूरा अगर आप स्रोत देखोगे तो आपको राजस्थान, गुजरात और मालवा का जो क्षेत्र था उत्तर भारत का, उसी तरफ आपको राजपूत वंशों का दिखेगा। और ये काफ़ी समय तक बहुत ही स्ट्रांग रहे और काफ़ी समय तक इन्होंने राज किया। अब यहाँ पे जो इतिहासकार आता है दोस्तों, ठीक है, जो इतिहासकार है वो अलग अलग विचारक हैं, उनके अलग अलग मतभेद है आपस में। इतिहासकारों का मानना है कि जो राजपूत सब आए वो विदेशी थे, वो विदेश से आए। ठीक है, वो भारत के नहीं थे रहने वाले। एज लाइक कुषाण वंश की तरफ पे कहते हैं। जैसे कुषाणों को हम बाहर विदेशी मानते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी जो मातृभाषा थी, जो उनकी राष्ट्रीय बोली थी वो अलग थी। ठीक है, तो उसके कारण से हम कुषाणों को विदेशी मानते हैं कि वो विदेश से आए हुए थे। ठीक है, तो सेम राजपूतों को भी हम मानते हैं। ठीक है, पर वहीं पर कई सारे इतिहासकार हैं, उनका क्या मानना है कि जो राजपूत थे वो क्या थे कि लक्ष्मण, भगवान लक्ष्मण आपने सुना होगा, राम लक्ष्मण, भगवान लक्ष्मण। कर्ण सुना होगा आपने महाभारत के अंदर में, ठीक है, अर्जुन के बड़े भाई कर्ण। ठीक है, जो कुंती के बड़े पुत्र कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, आपने बहुत बार नाम सुना होगा उनका। उनके वंशज के तौर पे देखते हैं। ठीक है, जहाँ पे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजवंशी, जो ये सारे जो होते हैं ना इस तरह के वंश, उनके वंशज के तौर पर अपने आप को ट्रीट करते हैं। ठीक है, समझ में आता है। ये राजपूत वंशों की उत्पत्ति हो जाती है, जिसमें राजपूत वर्ग के में कुल 36 गोत्र या कुल थे। ठीक है, टोटल कुल 36 गोत्र और कुल के तौर पर यहाँ पे अलग अलग वंशों की उत्पत्ति हुई, अलग अलग राजपूतों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, उसके अंतर्गत वो रहने लगे। ठीक है, यहाँ पे जो पूरा राजपूत सेशन को अगर आप पढ़ोगे तो मेनली आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, गुज्जर और प्रतिहार वंश के बारे में आपको ज़्यादातर पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बात करो कि इनके बारे में बता कौन रहा भैया, कौन से इतिहासकार की बात है, तो पल्लवी चंद और रामोदास सिन्हा, ठीक है, रामोदास सिन्हा इनके बारे में ये चीज़ें बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ में आता होगा दोस्तों। राजपूतों कुल के अंदर में साबरो, भीलो और पुलिंदो, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी देखने के लिए मिलती हैं। अब राजपूत वंश अलग अलग, जैसे मैंने बताया 36 कुल राजपूत वंश के अंदर में होते हैं, राजपूतों के अंदर में होते हैं।
ठीक है। अब ये कुल हुए कैसे हुए, तो ये पहले क्या हुआ राजपूतों के द्वारा कि भैया एक राजपूत आया, उसने राज कर रहा है, अब उसको लोगों की जरूरत है, तो उन्होंने क्या किया, कबीलाई लोग जो होते थे, जो विदेश से आए हुए थे, ठीक है, उनको उन्होंने अपने अंदर में शामिल किया, धीरे धीरे करके वो भी अपने आप को राजपूत के तौर पर घोषित कर दिए, ठीक है। तो कबीलाई लोगों के तौर पर भी राजपूतों को देखा जाने लगा और कबीलाई के कारण ही इनको विदेशी ट्रीट किया जाता है। कबीलाई लोग कौन थे, जो बाहर से चलते फिरते रहते थे, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पे कबीले के साथ में इधर उधर जाते थे, तो कबीलाई लोगों को भी राजपूतों ने अपने अंदर में शामिल किया, जिसके कारण से इन्हें कबीलाई लोगों के तौर पर ट्रीट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि कबीलाई हैसियत से राजपूतों का दर्जा प्राप्त करने वाले, ठीक है, कबीलाई जो लोग थे, जो राजपूतों ने जिन्होंने अपने अंदर में शामिल किया, उसकी हैसियत से राजपूत का दर्जा प्राप्त करने वाले कौन से लोग थे, मैदा और हूण, ठीक है, मैदा और हूण नाम की उनकी जाति थी, ठीक है, जिन्होंने राजपूत वंशों का वो दर्जा प्राप्त किया, ठीक है। गुज्जर कुल के प्रतिहार 8वीं सदी के महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली शासक बने, जो पशुपालक और खेतिहर थे, ठीक है। आप देखोगे राजपूत वंश के अंदर में अलग अलग लोग जो जुड़ते चले गए, ठीक है, उनके अंदर में आए, वो ज़्यादातर कबीलाई लोग थे और वो उनके कल्चर के अनुसार से अपने वंश का नाम रखा, जिसके बाद वो टोटल 36 राजपूत वंश के तौर पर उभर कर आते हैं, 36 कुल, ठीक है, जिसके तौर पर उभर कर आते हैं, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। तो यहाँ पर ये राजपूत वंश के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी और सामंत व्यवस्था के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो ये सारा कुछ आपका, ये 3 क्वेश्चन थे, ठीक है, जिसका मैंने बेसिक डिटेल आपको समझाया है। आपको फिर भी एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार अपना बुक पढ़ें, ठीक है, वीडियो देखने के बाद में, जिससे आपको ये वाला चैप्टर आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कहीं पर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता या फिर लगता है आपसे कि मेरे से कोई पॉइंट छूट गया है, ठीक है, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। या फिर इवन आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप हमारे एमए हिस्ट्री का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जहां पर आप मुझे कभी भी किसी भी समय मैसेज करके, कॉल करके पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और आप अपनी एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो बेझिझक मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।